नमस्कार विद्यार्थियों। अपनी जो शिक्षा मनोविज्ञान में जो व्यक्तित्व की क्लासें चल रही थी उसमें हम व्यक्तित्व मापन की विधियां पढ़ रहे हैं। और व्यक्तित्व मापन की विधियों में हमने प्रक्षेपी विधियां पढ़ ली और उसके बाद में अप्रक्षेपी विधियों का भी हमने एक जो प्रकार था वो पढ़ लिया था। तो अपनी कौन सी विधियां चल रही थी भी? अपनी व्यक्तित्व मापन की जो अप्रक्षेपी विधियां हैं वो चल रही थी। तो व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियों में हमने आत्मनिष्ठ कौन सी विधि कर ली थी? आत्मनिष्ठ, या जिसको बोलते हैं व्यक्तिनिष्ठ विधियां। कौन सी पढ़ ली थी हमने? आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियां वो हमने पढ़ ली थी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सब्जेक्टिव मेथड। क्या कहा जाता है दोस्तों? सब्जेक्टिव मेथड्स कहा जाता है। ये हमने पढ़ ली थी, ये 4 प्रकार की थी, पढ़ ली थी हमने। आज जो अपनी क्लास रहने वाली है वो अप्रक्षेपी विधियां, जो अन्य विधियां थी, वस्तुनिष्ठ विधियां और मनोविश्लेषणात्मक विधियां, उनको आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल से जुड़े, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि जो भी क्लासें आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिएगा दोस्तों, मैं जो यहाँ मनोविज्ञान की जो भी क्लासें लगा रहा हूँ वो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है केवल उन्हीं की क्लासें लगा रहा हूँ। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियों में वस्तुनिष्ठ विधियां। कौन सी विधियां दोस्तों? वस्तुनिष्ठ विधियां। वस्तुनिष्ठ विधियों को हम देखें तो जिनको अंग्रेजी में कहा जाता है ऑब्जेक्टिव मेथड्स। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव मेथड्स। मैंने आपको बार बार बताया है कि आप इनके इंग्लिश जो नाम है वो साथ में अच्छी तरह से पढ़ लें। इंग्लिश नाम है वो अच्छी तरह से आप इनको पढ़ लें भी इंग्लिश में क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदी में इनके कई नाम हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या है, इनके एक ही नाम है। तो इससे अच्छा यही है कि हम हिंदी के साथ साथ, यदि आपको हिंदी के सभी नाम याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं रहते तो आप उसका इंग्लिश का जो नाम है वो याद अच्छी तरह से रख लेना, क्योंकि हिंदी में इनके कई नाम हो सकते हैं लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है। तो वस्तुनिष्ठ विधियां, जिनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव मेथड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव मेथड्स। उसके बाद में मनोविश्लेषणात्मक विधियां। कौन सी विधियां? मनोविश्लेषणात्मक विधियां, जिनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? साइको एनालिटिक मेथड्स कहा जाता है। तो आज हम इस क्लास में जो करेंगे वो करेंगे ऑब्जेक्टिव मेथड्स की जो ऑब्जेक्टिव मेथड्स हैं वो करेंगे। तो यदि हम देखें, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ विधियां कहते हैं। कौन सी विधियां पढ़ेंगे हम? वस्तुनिष्ठ विधियां। वस्तुनिष्ठ विधियों की हम देखें तो ये कुल कितनी विधियां हैं? 6 विधियां। कितनी विधियां? 6 विधियां। सबसे पहले जो विधि है वो कौन सी है? निरीक्षण विधि। कौन सी विधि है? निरीक्षण विधि, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्जर्वेशन। क्या कहा जाता है? ऑब्जर्वेशन मेथड कहा जाता है। तो अपनी जो पहली विधि है वो है निरीक्षण विधि। कौन सी विधि है? निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि की यदि हम बात करें तो निरीक्षण विधि को इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड से जानते हैं। तो इनका जो इंग्लिश नाम है वो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो निरीक्षण का अर्थ ही क्या होता है? निरीक्षण होता है अवलोकन करना, यानी किसी को देखना, अवलोकन करना या किसी को देखना। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में जिस भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करते हैं तो दूसरा व्यक्ति उसका क्या करता है? मापन करता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो 2 व्यक्ति है, एक राम है और एक क्या है? श्याम है। तो इस श्याम का हमें व्यक्तित्व मापना है। इसका? श्याम का। तो वो कौन नापेगा? राम। यानी राम जो है इस श्याम के व्यक्तित्व का क्या करेगा? मापन करेगा। इस तरह से हम देखें तो कोई दूसरा व्यक्ति, यानी व्यक्ति स्वयं अपने व्यक्तित्व का मापन नहीं करता। कौन करता है? दूसरा व्यक्ति उसके व्यक्तित्व का क्या करता है? भी मापन करता है। यानी कोई बाहर का व्यक्ति कौन करता है? दूसरा व्यक्ति, यानी बाहर का व्यक्ति। इसीलिए इस विधि को बहिर्दर्शन विधि भी कहा जाता है। कौन सी विधि कहा जाता है? बहिर्दर्शन विधि भी कहा जाता है।
तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी विधि को बहिर्दर्शन विधि कहा जाता है। तो इस विधि को क्या कहा जाता है भी? बहिर्दर्शन विधि भी कहा जाता है, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति, यानी इसमें व्यक्तित्व का मापन स्वयं न करके क्या करता है, दूसरा व्यक्ति करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं भी? बहिर्दर्शन विधि कहा जाता है। यदि हम देखें इस विधि का जनक कौन था, इस विधि के जनक कौन है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस विधि के जो जनक है वो है जेबी वाटसन। कौन है? जेबी वाटसन। तो देखो ये याद किस तरह से रहेगा, इसके हम याद भी करवा रहे हैं आपको साथ साथ में। तो याद किस तरह से रहेगा, जैसे हमें विधि का नाम याद रखना है। कौन सी विधि है? निरीक्षण विधि। कौन सी विधि है? निरीक्षण। निरीक्षण का अर्थ क्या होता है? अवलोकन करना। क्या करना? अवलोकन करना। तो इसमें क्या होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति, जिस व्यक्ति का हम मापन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन कर रहे हैं, तो उसको कोई दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? निरीक्षण करेगा। तो यानी कोई दूसरा व्यक्ति क्या करता है? उसका निरीक्षण करता है, यानी बाहर का व्यक्ति उसका क्या करता है? निरीक्षण करता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? बहिर्दर्शन विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहिर्दर्शन विधि कहा जाता है। अब याद कैसे रहेंगे कि इसका जनक कौन है? तो बाहर का व्यक्ति। कौन? बाहर का व्यक्ति निरीक्षण करता है, तो बाहर में पहले क्या आता है? बावरण आता है, और वहां से क्या याद रखोगे? वाटसन। क्या याद रखोगे भी? वाटसन। तो इसके जनक कौन है? इसके जनक है जेबी वाटसन। ये अच्छी तरह से याद रखना। तो कौन सी विधि है? पहली निरीक्षण विधि। कौन सी विधि है? निरीक्षण विधि है। और निरीक्षण विधि के जनक कौन है? जेबी वाटसन है। निरीक्षण विधि का अन्य नाम देखें तो कौन सा है भी? बहिर्दर्शन विधि है। अब इस विधि में हम देखें, इस विधि में पागल व्यक्ति या हम कहें छोटे बच्चों या जानवरों का क्या किया जाता है भी? निरीक्षण किया जाता है। तो इस विधि में हम देखें तो पागल व्यक्ति, जानवर एवं छोटे बच्चों के व्यवहार का क्या किया जाता है भी? निरीक्षण किया जाता है। ये याद रखना। ये जो निरीक्षण विधि है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है औपचारिक। कौन सी होती है भी? औपचारिक। और दूसरी कौन सी होती है? अनौपचारिक विधि। तो ये जो विधि है ये दो प्रकार की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक की हम बात करें तो औपचारिक विधि वो होती है जिस भी व्यक्ति का हम व्यक्तित्व माप रहे हैं, जिस भी व्यक्ति का हम व्यक्तित्व माप रहे हैं, तो हम उसको पहले सूचना दे देते हैं। पहले क्या कर देते हैं? सूचना देते हैं। तो पूर्व में उसकी सूचना दे देते हैं कि हम आपका व्यक्तित्व माप रहे हैं। तो जब हम पहले सूचना देकर किसी का हम व्यक्तित्व माप रहे हैं तो वो कौन सी विधि है? औपचारिक। कौन सी है? औपचारिक। दूसरा इसका प्रकार देखें तो दूसरा है जब पूर्व में सूचना न दे, यानी जब जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का हम मापन कर रहे हैं उसको हम पहले सूचना दें, यानी उसके बिना बताए हम क्या कर रहे हैं? उसका व्यक्तित्व माप रहे हैं, तो वो कौन सी विधि है? अनौपचारिक। कौन सा प्रकार है भी? अनौपचारिक प्रकार है। तो इस तरह से देखें तो निरीक्षण विधि के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक कौन सी होती है? जब पूर्व में हम सूचना दे देते हैं, इसको घोषित भी बोलते हैं, यानी पहले हम घोषणा कर देते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? घोषित भी बोलते हैं, और इसको अघोषित भी बोलते हैं। तो ये निरीक्षण विधि के कितने प्रकार है भी? दो प्रकार हैं। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो सबसे अच्छा प्रश्न यही बनता है इसका कि निरीक्षण विधि में किस प्रकार के व्यक्तियों का निरीक्षण करते हैं? तो पागल व्यक्तियों का, या छोटे बच्चों का, या हम कहें तो किसका? जानवरों का। इसके जनक कौन थे भी?
तो जनक मैंने क्या बताया है? वाटसन। जनक कौन थे भी इसके? जेबी वाटसन थे। इसके कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। यदि इस विधि की दोष की हम बात करें, इस विधि के क्या दोष है? तो देखिए दोस्तों, इस विधि के यदि हम दोष की बात करें तो इस विधि में उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मापन करना बड़ा कठिन होता है जिनका व्यवहार दोगला होता है। कैसा होता है? दोगला, यानी वो अंदर से कुछ और होते हैं और दिखावटी तौर पे क्या होते हैं? कुछ और होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि उनका अच्छी तरह से व्यक्तित्व मापन नहीं होता। किनका? जो दोगले व्यक्ति होते हैं, जो दोहरे व्यवहार के व्यक्ति होते हैं, उनका व्यक्तित्व मापना बड़ा कठिन होता है। दूसरा हम देखें कि जैसे हम किसी को पूर्व में सूचना दे दें, पहले सूचना दे दें कि हम आपके व्यक्तित्व का मापन कर रहे हैं, तो हो सकता है वो उस समय अपने व्यवहार में क्या कर ले? परिवर्तन कर ले। अपने व्यवहार में क्या कर ले? परिवर्तन कर ले। तो वो अपने व्यवहार में परिवर्तन भी कर सकता है, यानी जब हम व्यक्तित्व का मापन कर रहे हैं उस समय वो अच्छा व्यवहार करे। तो इस तरह से इसके क्या है? ये दोष है भी, ये विश्वसनीय नहीं है। ये जो निरीक्षण विधि है ये विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दोगले व्यवहार वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व मापना बड़ा कठिन होता है। दूसरा हम देखें कि इसमें यह भी एक दोष हो सकता है कि जैसे जो बाहरी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का निरीक्षण कर रहा है, उसके व्यक्तित्व को माप रहा है, तो जैसे मान लो हो सकता है वो उसका दोस्त हो, तो क्या वो उसकी बुराइयों को हमें बताएगा कि इसमें ये बुराइयां हैं? तो हो सकता है वो भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर ले, पक्षपातपूर्ण व्यक्तित्व का मापन कर ले। तो इस वजह से ये क्या है? ये जो निरीक्षण विधि है ये एक विश्वसनीय विधि नहीं है। तो पहली अपनी कौन सी विधि हो गई भी? निरीक्षण विधि होगी। तो व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, पहले कौन सी विधि? निरीक्षण विधि, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन विधि भी कहते हैं। अंत में मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि ये जो आपको 6 विधि है ये याद कैसे रहेगी। पहले हम इसको पढ़ते हैं अच्छी तरह से, अंत में इसके ट्रिक भी बताऊंगा कि ये 6 विधियां आपको अच्छी तरह से याद रह जाएगी। तो पहले अपनी निरीक्षण विधि हो गई। अब हम करते हैं निर्धारण मापनी विधि। तो दूसरी कौन सी विधि है? निर्धारण मापनी विधि, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो निर्धारण मापनी विधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेटिंग स्केल। क्या कहते हैं? रेटिंग स्केल मेथड भी कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? रेटिंग स्केल। तो अंग्रेजी में इसका जो नाम है वो अच्छी तरह से याद रख लेना। अंग्रेजी में जो इसके नाम है, मैंने आपको बार बार बताया है कि आप इनके अंग्रेजी नाम अच्छी तरह से याद कर लेना। तो निर्धारण मापनी विधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेटिंग स्केल कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं भी? रेटिंग स्केल। अब स्केल किसको कहते हैं? मापक को, यानी जिसको हम बोलते हैं फुट्टा, ठीक है ना? जो स्केल होता है मापने के लिए, जो स्केल होता है, क्या स्केल जो होता है, जैसे एक कोई, अब ये याद कैसे रखें? निर्धारण मापनी विधि है, इसको याद कैसे रखें कि इसके जनक कौन है, क्या थे? तो देखो, जो स्केल होता है, जैसे मान लो कोई वस्तु की लंबाई, मान लो ये लंबाई मैंने ऐसे अनुमान लगा के बता दिया भी ये लगभग 12 इंच की है। कितनी है? 12 इंच की। तो क्या मेरा अनुमान सही हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है ये अनुमान सही भी हो सकता है गलत हो। लेकिन यदि मैं इसको स्केल से नाप दूं, किससे नाप दूं? स्केल से इसको नाप दूं, तो क्या तब इसका माप आएगा? क्या वो गलत होगा? क्या वो माप गलत होगा? तो नहीं होगा। यानी जब मैं स्केल से माप कर इसकी लंबाई बता रहा हूं तो वो गलत नहीं है। अनुमान गलत हो सकता है लेकिन स्केल गलत नहीं हो सकता। तो इसको किस तरह से याद रखोगे? इसको ऐसे याद रखोगे कि रेटिंग स्केल गलत नहीं हो सकता। तो रेटिंग स्केल क्या नहीं हो सकता? अभी गलत नहीं
हो सकता। क्या नहीं हो सकता? गलत नहीं हो सकता। तो गै से क्या निकलेगा इसमें? गाल्टन। गै से कौन से विद्वान का नाम आया अभी? गाल्टन। तो निर्धारण मापनी विधि की यदि हम बात करें कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो गाल्टन ने क्या किया? इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आपसे प्रश्न पूछ ले, निर्धारण मापनी विधि का यानी रेटिंग स्केल मेथड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? गाल्टन ने। और मैंने आपको बताया ये याद कैसे रहेगा? याद रखना, आपको ये रखना है कि निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल, स्केल से कोई भी चीज जो हम मापते हैं वो गलत नहीं होती। तो गैस से क्या निकल गया अभी? गाल्टन निकल गया। उसके बाद हम देखें तो इस विधि में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? इस विधि में महत्वपूर्ण योगदान की हम बात करें, योगदान की हम बात करें तो देखें दूसरा वर्ण कौन सा इसमें? ल है। दूसरा वर्ण कौन सा इसमें? ल वर्ण आता है। तो ल से याद रखना लिंकार्ट। कौन है भी? लिंकार्ट और थरस्टन। कौन भी? थरस्टन। तो लिंकार्ट और थरस्टन, लिंकार्ट और थरस्टन क्या थे? इन्होंने इनका महत्वपूर्ण योगदान है इस विधि में, रेटिंग स्केल विधि में। यदि हम महत्वपूर्ण योगदान की हम बात करें तो वो किसका है? लिंकार्ट और थरस्टन का। लिंकार्ट और थरस्टन का। यानी स्केल कभी क्या नहीं हो सकता? गलत नहीं हो सकता। तो गैस से याद रखना गाल्टन। गैस से क्या याद रखना? गाल्टन। तो गाल्टन ने सर्वप्रथम इसका क्या किया था? प्रयोग किया था। और गैस सर्वप्रथम आ रहा है इसमें, गैवरण इसमें सर्वप्रथम आ रहा है। तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गाल्टन ने। अब उसके बाद में ले वर्ण से याद रखना यानी लिंकार्ट। क्या याद रखोगे? लिंकार्ट। तो महत्वपूर्ण योगदान किन विद्वानों ने दिया? लिंकार्ट और थरस्टन। किसने दिया अभी? लिंकार्ट और थरस्टन ने क्या किया इस विधि में, यानी जो निर्धारण मापनी विधि है इस विधि में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया भी। लेकिन आपसे पूछे कि इस विधि के उपनाम क्या है? इस विधि के उपनाम क्या है? यदि इस विधि के उपनाम की हम बात करें तो इसको कहा जाता है मापदंड मूल्यांकन। क्या कहा जाता है भी? इस विधि को मापदंड मूल्यांकन भी कहा जाता है और इस विधि को क्रम निर्धारण मापनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रम निर्धारण मापनी भी कहा जाता है। तो ये क्या है? इनके उपनाम है। लेकिन अंग्रेजी नाम इसके याद रखना रेटिंग स्केल। क्या है भी? रेटिंग स्केल। यानी स्केल से हम क्या करते हैं? माप करते हैं। तो माप करते हैं तो मापनी, यानी इसमें माप नाम आएगा, ये याद रखना। और सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया? ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। यानी आप इस तरह से याद रखोगे कि स्केल कभी क्या नहीं होता? गलत नहीं होता भी। तो ये अपनी दूसरी विधि हो गई, कौन सी? निर्धारण मापनी विधि। अब हम देखते हैं तीसरी विधि। इनको मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी करवा दूंगा। ट्रिक भी बिल्कुल सरल सी है, आपको याद रह जाएगी कि कौन सी विधि है, वो वस्तुनिष्ठ विधियां हैं। अब उसके बाद में हम देखें तो अपनी जो तीसरी विधि है वो कौन सी है? निष्पादन परीक्षण है। तीसरी विधि की बात करें तो वो कौन सी है? निष्पादन परीक्षण। निष्पादन परीक्षण। अब देखो निष्पादन परीक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस टेस्ट। क्या कहा जाता है अभी? परफॉर्मेंस टेस्ट। यानी निष्पादन को क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस। अपनी परफॉर्मेंस कैसी, हम बोलते हैं ना इसकी परफॉर्मेंस ऐसी है, यानी किसी काम को करने में कितनी निपुणता है उसमें। तो निष्पादन परीक्षण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं अभी? परफॉर्मेंस टेस्ट कहा जाता है। तो निष्पादन होता है किसी कार्य को पूरा करने में, यानी उसने किस तरह से इस कार्य को पूरा किया है, निष्पादन परीक्षण। ठीक है ना? तो निष्पादन परीक्षण।
तो निष्पादन परीक्षण हम देखें तो निष्पादन होता है किसी कार्य को पूरा करना, किसी कार्य को पूरा करना। तो जब हम किसी कार्य को पूरा करें तो अपनी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए? जब भी आप कोई परफॉर्मेंस दो, याद रखो, जब भी आप कोई भी परफॉर्मेंस दो तो अपने हर्ट से दो, अपने मन से दो। किससे? अपने मन और हर्ट से आपको क्या करनी चाहिए? परफॉर्मेंस देनी चाहिए। यानी परफॉर्मेंस कैसे देनी चाहिए आपको? हर्ट या मन से देनी चाहिए, ठीक है ना। तो इससे आपको याद हो जाएंगे कि इस विधि के जो प्रतिपादक हैं, इस विधि के जो प्रयोग करता है वो कौन है। तो आपसे पूछ ले, निष्पादन विधि का प्रयोग किसने किया? निष्पादन विधि का प्रयोग किसने किया? तो पहला मैंने आपको क्या बताया, निष्पादन हमें हर्ट से करना है, अपने मन से करना है। तो इसके हैं हार्ट सोरन। कौन है भी? एक तो है हार्ट सोरन और दूसरे जो है वो है मेय। मन से क्या याद रखोगे? मेय याद रखोगे। मन से क्या याद रखोगे? मेय याद रखोगे। तो याद रखना, निष्पादन परीक्षण जो है, निष्पादन परीक्षण जो है वो कैसे करना है? हमें हर्ट से करना है, अपने मन से करना है। किससे करना है? हर्ट से करना है, अपने मन से करना है। तो अपना जो परफॉर्मेंस देना है, हमें परफॉर्मेंस देना है, वो क्या देना है? अपने हर्ट से देना है, मन से देना है। अब देखो, तो इसके प्रयोगकर्ता कौन हो गए? हार्ट सोरन और मैं हूं। अब निष्पादन मैंने आपको बताया, निष्पादन क्या होता है? निष्पादन होता है किसी कार्य को पूरा करना। इसमें क्या होता है, हम किसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति का हम व्यक्तित्व माप रहे हैं, उसको कुछ कार्य दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अभी कार्य दिया जाता है। तो वो कार्य कितनी ईमानदारी से करता है, वो कार्य कितनी ईमानदारी से करता है, यही इसमें क्या है? चेक किया जाता है। इसी का इसमें क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है। तो यानी इसमें कौन से गुण का मापन होता है? ईमानदारी का। व्यक्ति की ईमानदारी का क्या होता है? इसमें मापन होता है। जैसे मान लो हम किसी को कार्य देते हैं, तो कार्य देते हैं तो कोई व्यक्ति इतना सक्रिय होता है कि जैसे हमने उसको कार्य दिया उसी समय वो उस कार्य में लग जाता है और बिल्कुल अपने हृदय से, अपने हर्ट से, अपने मन से उस कार्य में लग जाता है। तो हम देखते हैं कि वास्तव में ये इस कार्य के प्रति क्या है? ईमानदार है। एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हमने कार्य तो दे दिया लेकिन वो उस कार्य में लगा ही नहीं, उसने अपना मन नहीं लगाया, यानी उस कार्य में हर्ट से लगा ही नहीं, उसने अपना हर्ट नहीं लगाया, यानी वो एक तरह से आलसी हो गया। ठीक है, कर लेंगे, ये काम दे दिया, ये क्या काम दे दिया हमें, ठीक है ना, मुझे तो ये अच्छा ही नहीं लगता। ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनको कोई कार्य दिया जाता है, ठीक है ना। तो कुछ व्यक्ति उन कार्यों को ईमानदारी से करते हैं और कुछ क्या करते हैं, उसमें अपनी लगन से नहीं करते। तो इस तरह से हम देखें तो कौन सी परीक्षण होता है? वो निष्पादन परीक्षण होता है। कौन सा परीक्षण होता है? निष्पादन परीक्षण होता है। और इसका प्रयोग किसने किया? तो हार्ट सोरन और मैं ने किया। यानी कार्य हमें हार्ट और मन से पूरा करना है। तो इसमें कौन सा परीक्षण होता है? ईमानदारी का। कौन सा परीक्षण होता है? भी व्यक्ति की ईमानदारी का इसमें क्या होता है? परीक्षण होता है। तो ये अपना तीसरा परीक्षण था। अब हम देखें चौथे परीक्षण की हम बात करें तो वो है समाजमिति विधि। कौन सी विधि है भी? समाजमिति विधि। तो समाजमिति विधि, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सोशियोमेट्रिक मेथड। क्या कहा जाता है? सोशियोमेट्रिक मेथड कहा जाता है। इंग्लिश शब्द अच्छी तरह से याद रखना आप, और वैसे मैं आपको बता रहा हूं, इनको मैं ट्रिक से याद भी करवाऊंगा, तो उस समय क्या है, मैं आपको इंग्लिश के शब्द ही याद करवाऊंगा। तो अपना चौथा जो विधि है, चौथी जो विधि है वो कौन सी है? समाजमिति विधि, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सोशियोमेट्रिक मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सोशियोमेट्रिक मेथड कहा जाता है, ये याद रखना। अब इस विधि के यदि हम प्रतिपादक की बात करें, इस विधि के जनक की बात करें या प्रतिपादक की बात करें तो वो कौन है? मोरेनो।
कौन है दोस्तों? मोरेनो है। तो इसके प्रतिपादक है मोरेनो। तो मोरेनो ने 1934 में, कब भी 1934 में इस विधि का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वो कौन है भी? मोरेनो। पूरा नाम पूछे तो जैकब मोरेनो है। कौन है? जैकब मोरेनो। अब देखो, समाजमिति विधि में क्या होता है कि किसी बालक का हम परीक्षण करते हैं, किसी बालक का हम परीक्षण करते हैं कि यह बालक कितना सामाजिक है, कितना सामाजिक है। देखो, बहुत से ऐसे बालक होते हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज सेवी होते हैं। क्या होते हैं? समाज सेवी होते हैं। उनके व्यवहार को देख के हमें पता चल जाता है। जैसे हम देखें, गांव में कोई भी धार्मिक संस्था है, वहां यदि कोई जागरण वगैरह हो रहा है, तो क्या होते हैं कि कुछ बालक ऐसे होते हैं, वहां चले जाते हैं और वहां जाके बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे उन कार्यों में वो शामिल हो जाते हैं। यानी खूब सेवा करते हैं, वहां खूब सेवा पानी करते हैं, वहां व्यवस्था बनाना सारा कुछ। क्या? तो इस तरह से हम करते हैं कि वो बालक क्या है? वो बालक एक क्या है भी? समाज सेवी है। क्या है? समाज सेवी है। तो अब जैसे याद कैसे रखेंगे? तो ये विधि याद कैसे रखेंगे? तो इसको इस तरह से याद रखना, यानी जो मोर होते हैं, ठीक है ना, गांव में जैसे मोर आ गया तो उस मोर की रक्षा के लिए भी वो क्या हो गए? तत्पर हो गए। जो समाज सेवी थे उन्होंने क्या किया? उन मोरों की क्या की? रक्षा की। तो मोरों की रक्षा करना क्या हो गया? एक समाज सेवी का काम हो गया, एक सामाजिक काम हो गया। तो समाजमिति विधि के कौन हो गए भी? मोरेनो। कौन हो गए? मोरेनो हो गए। ये आप अच्छी तरह से याद रखना भी। तो इसमें क्या होता है? किसी व्यक्ति या बालक के सामाजिक गुणों का क्या किया जाता है भी? अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में 5 नंबर यदि हम देखें तो परिस्थिति परीक्षण। कौन सा है भी? परिस्थिति परीक्षण। वैसे बिल्कुल सरल है दोस्तों, ये बिल्कुल सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है ये, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखना, व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीट में इनमें प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो परिस्थिति परीक्षण, परिस्थिति परीक्षण जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिचुएशन, ठीक है ना। हम किसी के सिचुएशन यानी उसकी परिस्थिति देखकर, तो परिस्थिति परीक्षण की यदि हम बात करें तो परिस्थिति परीक्षण में हम क्या करते हैं कि जिस भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करते हैं तो उसके सामने कोई प्राकृतिक, एक तो होती है प्राकृतिक और एक होती है कृत्रिम। तो हम क्या करते हैं? एक कृत्रिम परिस्थिति करते हैं। यानी जैसे कोई प्राकृतिक घटना होती है, क्या होती है? प्राकृतिक घटना होती है, उसी से मिलती जुलती हम क्या करते हैं? एक कृत्रिम परिस्थिति पैदा करते हैं। कैसी परिस्थिति पैदा करते हैं? कृत्रिम परिस्थिति पैदा करते हैं। जैसे देखो, किसी व्यक्ति के ऊपर तुरंत ऐसी कोई आपदा आ जाती है, ऐसी कोई मुसीबत आ जाती है, तो उस मुसीबत में वो व्यक्ति किस तरह का व्यवहार करना है। देखो, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जैसे ही तुरंत ऐसी कोई मुसीबत आ जाती है तो वो उस मुसीबत से डरकर भाग जाते हैं, उस मुसीबत से डरकर भाग जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये इस परिस्थिति से डरने वाले हैं, ये इस परिस्थिति से डरते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उस परिस्थिति को बिल्कुल धैर्य के साथ, यानी धैर्य के साथ उस परिस्थिति से किस प्रकार निपटा जा सकता है, यानी किस प्रकार उससे छुटकारा पाया जा सकता है, तो वो धैर्य रखते हैं और उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं? उपाय करते हैं। तो जैसे कोई प्राकृतिक घटना होती है, कोई भी जैसे अपने आप कोई परिस्थिति आती है, ऐसी क्या करते हैं? एक कृत्रिम परिस्थिति पैदा की जाती है। क्या की जाती है? कृत्रिम परिस्थिति पैदा की जाती है। तो उस परिस्थिति में उस व्यक्ति ने कैसा व्यवहार किया? क्या वो धैर्यवान है? क्या वो भाग गया? क्या वो भाग गया यानी डर गया? तो ये हमें किससे पता चलता है? उस परिस्थिति से पता चलता है। तो यानी इस परीक्षण में क्या होता है कि इस परीक्षण में, यानी जो परिस्थिति परीक्षण है, इस परीक्षण में क्या होता है
कि किसी व्यक्ति के धैर्य, साहस, परिश्रम, ईमानदारी और डर आदि का क्या होता है अभी हमें इसमें परीक्षण होता है, आदि की जानकारी मिलती है। तो परिस्थिति याद रखना, परिस्थिति परीक्षण यानी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति में वो व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है। तो यानी क्या होता है, इसमें एक कृत्रिम परिस्थिति पैदा की जाती है। कैसी परिस्थिति पैदा की जाती है अभी? कृत्रिम परिस्थिति पैदा की जाती है, जैसे कोई प्राकृतिक परिस्थिति होती है। उसके बाद हम अंतिम जो देखें वो है शारीरिक परीक्षण। कौन सा परीक्षण है अभी? शारीरिक परीक्षण। वस्तुनिष्ठ में जो अंतिम परीक्षण था वो है शारीरिक परीक्षण। तो शारीरिक परीक्षण की यदि हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है भी? फिजिकल टेस्ट। क्या कहा जाता है? फिजिकल टेस्ट। यानी किसी के शरीर को देखकर भी, किसी के शरीर के हाव भाव को देखकर भी उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि कोई व्यक्ति क्या होता है, अपने नाखून खाता है। जैसे कोई बालक है वो अपने नाखून खा रहा है, या क्या करता है, पैर हिलाता है। क्या करता है? पैर हिलाता है। हम ऐसे बहुत से बालकों को देखते हैं जो क्या करते हैं, नाखून खाते रहते हैं या अपने पैर हिलाते रहते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वो है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या है, लो कॉन्फिडेंस है, यानी कॉन्फिडेंस कम है उसका। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्या है उसका, कम है, यानी लो कॉन्फिडेंस है। जो भी व्यक्ति क्या करता है, नाखून कुतरता रहता है या पैर हिलाता है। तो इससे हमें किसका पता चलता है भी? शारीरिक परीक्षण का पता चलता है। किसका पता चलता है? शारीरिक परीक्षण का पता चलता है। तो ये थी वस्तुनिष्ठ विधियां। कौन सी विधि थी दोस्तों? वस्तुनिष्ठ विधियां थी, 6 विधियां थी। कौन कौन सी? निरीक्षण विधि, मैंने आपको बताया निरीक्षण विधि में दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का निरीक्षण करता है, और इसके जनक कौन थे? वाटसन, यानी बाहर का व्यक्ति निरीक्षण करता है, वाटसन। निर्धारण मापनी विधि, रेटिंग स्केल, क्या कहा जाता है? रेटिंग स्केल। निष्पादन परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट, समाजमिति विधि, सोशियोमेट्रिक मेथड, परिस्थिति परीक्षण, सिचुएशन टेस्ट, शारीरिक परीक्षण, फिजिकल टेस्ट। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि ये आपको याद कैसे रहे, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बता दूं। ट्रिक भी बिल्कुल सरल सी है। तो ट्रिक कैसे लिखोगे, इसको बोलेंगे, और हम बोलते हैं ना, और फिर कैसे हो, बोलते हैं ना, और फिर कैसे हो। अपना एक ऐसा ये कॉमन शब्द ही होता है। जैसे कोई मिलता है ना तो उससे बोलते हैं और फिर कैसे हो। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं ना और फिर कैसे हो। तो यानी हमें क्या मिला? एसएसपी मिला। कौन मिला? एसएसपी। तो उससे हमने पूछा और फिर एसएसपी, और फिर एसएसपी, ठीक है ना। तो और फिर एसएसपी, तो हमें बोलना है और फिर एसएसपी। हम बोलते हैं ना और फिर कैसे हो, तो हम बोलेंगे और फिर एसएसपी। तो देखो इसका ट्रिक क्या है। इसके ट्रिक की हम बात करें तो आपको बोलना है, एक शब्द बोलना है और फिर एसएसपी। क्या बोलना है? और फिर एसएसपी। हम बोलते हैं ना, अपना ये कॉमन शब्द ही होता है। जब भी कोई मिलता है हम उससे बोलते हैं और फिर कैसे हो। तो हमें क्या बोलना है? हमें ऐसे बोलना है और फिर एसएसपी, और फिर एसएसपी। तो और से क्या हो जाएगा अभी? ओ से क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन। ओ से क्या हो गया अभी? ऑब्जर्वेशन। तो इंग्लिश नाम है इनके। आर, आर से क्या हो गया? रेटिंग स्केल। आर से क्या हो गया अभी? रेटिंग स्केल। फिर देखो फिर, यानी फिर, PER, फिर से क्या हो गया अभी? परफॉर्मेंस। फिर से क्या हो गया? परफॉर्मेंस हो गया। फिर देखे एस, एस से क्या हो गया अभी? सोशियो, क्या हो गया? सोशियोमेट्रिक। एस से क्या हो गया? सोशियोमेट्रिक। और इस एस से क्या हो गया अभी? सिचुएशन हो गया। और इस पी से क्या हो गया? फिजिकल हो गया।
P से क्या हो गया, फिजिकल टेस्ट हो गया। तो इस तरह से आपको इनके अंग्रेजी नाम भी अच्छी तरह से याद रहेंगे। तो कैसे याद रखोगे, और फिर SSP और फिर SSP, तो ये याद रखना। अब उसके बाद हम देखें तो अपनी विधि रह गई मनोविश्लेषणात्मक विधियां। कौन सी विधियां रह गई भी, मनोविश्लेषणात्मक विधियां, जिसको बोलते हैं साइको एनालिटिक मेथड्स। क्या बोलते हैं भी, साइको एनालिटिक मेथड्स बोलते हैं। तो ये दो प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार। सबसे पहली है मुक्त साहचर्य परीक्षण। सबसे पहली कौन सी विधि है भी, मुक्त साहचर्य परीक्षण। तो मुक्त साहचर्य परीक्षण, तो सबसे पहली विधि कौन सी हो गई भी, मुक्त साहचर्य परीक्षण। यदि मुक्त साहचर्य परीक्षण के हम जनक की बात करें कि इसके जनक कौन थे, तो इसके प्रवर्तक या जनक पूछे, तो इसके जो प्रवर्तक थे वो थे सिगमंड फ्राइड थे। इसके जनक कौन थे, सिगमंड फ्राइड थे। और इसका विकास किसने किया, तो इसके शिष्य थे युंग, जिसको क्या कहा जाता है, जुंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जुंग भी कहा जाता है। तो मुक्त साहचर्य परीक्षण, इसके प्रवर्तक कौन है भी, सिगमंड फ्राइड है। और इसका विकास किसने किया, आपसे प्रश्न पूछ ले कि मुक्त साहचर्य परीक्षण का विकास किसने किया, तो जो विकास किया वो क्या था, युंग या जुंग ने, जो इन सिगमंड फ्राइड के क्या थे भी, सिगमंड फ्राइड के क्या थे, शिष्य थे। अब इसमें क्या होता है भी, इसमें जो मानसिक रोगी होते हैं, कौन से भी, जो मानसिक रोगी होते हैं उनके व्यक्तित्व का क्या होता है, मापन होता है। तो जो मानसिक रोगी होते हैं उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व का क्या होता है, इसमें मापन होता है। इसमें क्या होता है भी, जिस भी व्यक्ति का हम क्या करते हैं, व्यक्तित्व माप रहे हैं, उसको क्या किया जाता है, सम्मोहित किया जाता है। क्या किया जाता है भी, सम्मोहित किया जाता है, यानी उस व्यक्ति को सम्मोहित किया जाता है। यानी हम देखें तो उसको अर्ध चेतन में लाया जाता है। इसमें भी अर्ध चेतन, यानी उसको किसी तरह का, इस तरह का कोई सम्मोहित करते हैं उसको। यानी हम देखें तो एक तरह से बेहोश, यानी सम्मोहित करते हैं। तो न बिल्कुल बेहोश भी होता वो, और न वो होश में भी रहता, यानी न तो वो अचेतन होता बिल्कुल, और न वो चेतन मुद्रा में होता। क्या होता है, वो अर्ध चेतन होता है। तो यानी उसको सम्मोहित किया जाता है। उदाहरण के लिए ऐसा मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण दे दूं एक, जैसे जो शराबी होता है, क्या होता है, जो शराबी होता है वो जब शराब पी लेता है, क्या पीता है, जब वो शराब पी लेता है तो उस समय क्या करता है, वो सच बोल जाता है। उस समय क्या करता है, वो सच बोल जाता है, यानी उस शराब के नशे में वो सारी सच्ची बातें वो बोल देता है, और बाद में उसको पता चलता है कि मैंने तो शराब के नशे में बोल दिया। तो यानी इस तरह से क्या होता है, उसको जिस व्यक्ति का हम व्यक्तित्व माप रहे होते हैं उसको क्या किया जाता है, सम्मोहित किया जाता है। ठीक है ना, यानी उसको अर्ध चेतन में लाया जाता है। उदाहरण के लिए आप शराबी वाला उदाहरण देख रहे हैं ना, जिस तरह से एक शराबी जो होता है वो शराब पीने के बाद में सब कुछ सच उगल देता है। क्यों, क्योंकि उसको उस समय नशे में रहता है। तो ये हो गया मुक्त शास्त्रीय परीक्षण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जा सकता है प्रवर्तक कौन है, सिगमंड फ्राइड है, और विकास किसने किया, युंग या जुंग ने किया। किसका परीक्षण होता है भी, मानसिक रोगी जो होते हैं, मानसिक रूप से रोगी होते हैं, उनका इसमें परीक्षण होता है। और अपना जो अंतिम है वो है स्वपन विश्लेषण विधि। स्वपन विश्लेषण विधि, तो अंतिम जो है वो है स्वपन विश्लेषण विधि। तो स्वपन विश्लेषण विधि की यदि हम बात करें, आपसे प्रश्न पूछ ले कि स्वपन विश्लेषण जो विधि है ये कौन सी विधि है, ये कौन सी विधि है, तो ये मनोविश्लेषणात्मक विधि है। कौन सी विधि है, मनोविश्लेषणात्मक विधि है। तो देखो नाम से पता चलता है, इस विधि में हम क्या करते हैं कि जिस भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का हम मापन करते हैं,
हमें उनके सपनों के बारे में पूछा जाता है। हम क्या करते हैं, उनके सपनों के बारे में पूछते हैं कि आपको किस तरह के सपने आते हैं। और दोस्तों क्या होता है कि जो व्यक्ति जैसा चाहता है, जिसका जैसी लगन होती है, वैसा ही क्या होता है, उसको सपने आते हैं। वैसे ही क्या होते हैं, उसको सपने आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं और हर समय आपके दिमाग में यही रहता है कि रीट 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 हमें क्लियर करना है, रीट हमें क्लियर करना है। तो आप क्या करते हो कि सपने में भी क्या करते हो, आपके दिमाग में रीट छाई रहती है। तो हम क्या करते हैं कि जिस भी व्यक्ति का व्यक्तित्व मापन करते हैं, तो उस व्यक्ति के सपनों को पूछते हैं और उन सपनों के अनुसार उनका क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। ठीक है ना। तो वो होती है स्वप्न विश्लेषण विधि। स्वप्न विश्लेषण विधि कौन सी है, तो मनोविश्लेषणात्मक विधियां हैं। तो मनोविश्लेषणात्मक विधियां दो ही थी, मुक्त शास्त्रीय परीक्षण और स्वप्न विश्लेषण विधि। याद रखना, इसमें ये जो है मुक्त शास्त्रीय परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, तो कौन थे, सिगमंड फ्राइड थे। लेकिन विकास किसने किया, विकास जो किया वो सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे, युंग या जुंग थे। तो दोस्तों ये जो अपने व्यक्तित्व मापन की विधियां थी, ये आज इस क्लास में हमने कंप्लीट कर ली है। आगे हम शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित ही कोई नया टॉपिक, कोई नई क्लास जो रीट के दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो लेके आएंगे। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। राम राम।